Welcome back, students. Let's start with an exciting exercise on coal and petroleum after a very heavy discussive discussion on the chapter coal and petroleum, and that too on your favorite platform, StudyPure. So let's begin the exercise and recall all the conceptual understanding we had. So we start with short answer questions first, जिसमें 1 मार्क के questions होते हैं, आपको बहुत quickly और crisply answer करना है. So let's start with question number 1. Name some renewable sources of energy. अब chapter understanding के बाद हमें renewable, non-renewable अच्छी तरह समझ आ गए हैं. Differentiation भी दोनों के बीच में पता चल गई है. So जब आपसे पूछे जाएंगे renewable sources of energy की कुछ examples, what will you write? Think and tell me. Renew कर सकते हैं जिनको हम, जैसे कि water, wind and solar energy. हमें उसके लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में, ऐसा कुछ नहीं है. सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वही होते हैं जो रिन्यू हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ लेट्स क्विकली मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज फ्यूल? फ्यूल क्या है? पूरा चैप्टर फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर था, किस तरह से हम ये फ्यूल्स डिराइव करते हैं. तो अब ये सिंपल क्वेश्चन है जो आपको बताना है कि वो बेसिकली है क्या, हमें क्यों फ्यूल्स की जरूरत होती है और फ्यूल्स क्या है. एनीथिंग दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर इज कॉल्ड अ फ्यूल. तो कोई भी ऐसी चीज जो बर्न करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो हमारा बेसिक रीजन यहाँ पे फ्यूल बर्निंग का एनर्जी प्रोडक्शन है, क्योंकि उस एनर्जी से जो भी चीज एसोसिएटेड होगी, चाहे वो फ्यूल व्हीकल में जा रहा है तो आपकी व्हीकल चलना शुरू कर देगी. अगर आप उस फ्यूल को घर में किचन में यूज करते हो तो वो आपकी कुकिंग के लिए हेल्प करेगा. सो दिस इज व्हाट इज अ फ्यूल दैट बर्न्स टू प्रोड्यूस एनर्जी इन एन एफिशिएंट मैनर. I hope it's making sense and you all have written the answer. Okay, now let's move to the next question. What are fossil fuels? तो पुराना question था what are fuels, अब हमने term जोड़ दिए fossil. तो fossil add क्यों किया गया? ये किस चीज को expand कर रहा है या explain कर रहा है fuels के addition में? क्योंकि हमें पता है fuels तो वो है जो भी हम burn करेंगे energy production के लिए, पर fossils का यहाँ क्या मतलब है? अगर आपको याद होगा जब हमने ये चैप्टर डिस्कशन किया था, मैंने आपको पिक्चर्स की हेल्प से फॉसिल्स जोड़ के दिए थे फ्यूल के अंदर. तो फॉसिल्स बेसिकली क्या है? द नेचुरल फ्यूल्स दैट आर मेड अप बाय बरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर डीप डाउन द अर्थ फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे बिलियंस ऑफ ईयर्स है, राइट? तो बेसिकली फॉसिल्स बनते ही तब है जब हम नेचुरल डिग्रेडेबल चीजों को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ और द बेड, आप उनको डीप डाउन बरियल रखते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स कॉल्ड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स. सो दैट मेक्स फॉसिल्स, एंड आफ्टर अगेन अ पीरियड ऑफ टाइम दोस फॉसिल्स आर टर्न्ड इनटू फ्यूल्स जो कि हम यूज करते हैं एज फॉसिल फ्यूल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. You have to give examples of fossil fuels. Very simple. जब fossil fuels क्या हैं ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, आंसर कर लिया, अब हम एग्जाम्पल्स बताएंगे. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब एग्जाम्पल्स हैं फॉसिल फ्यूल्स के. मैं लास्ट क्वेश्चन में बोलने लगी थी एग्जाम्पल्स, बट आई स्टॉप बिकॉज आई न्यू वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आप लोग फॉसिल फ्यूल समझने के बाद उसके एग्जाम्पल्स को आंसर कर सको. सो हमने इनके बारे में भी डिटेल में चैप्टर में पढ़ा था. सो दे आर द मेजर फॉसिल फ्यूल्स दैट वी आर यूजिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट आर द यूजेस ऑफ केरोसिन? अब हम आते हैं यूजेस पे. और आपको याद होगा मैंने आपको स्पेशली बोला था जब हम पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट उस टाइम पे डिराइव होते हैं सबका बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है हम लोगों की लाइव्स में, and also from your examination point of view. So here we go. पेपर में भी इसी तरह से आपको किसी भी का भी यूज 1 by 1 करके पूछ सकते हैं like this. So what are the uses of kerosene? हम kerosene कहाँ यूज करते हैं?
It is used as a fuel in stoves, lamps and in jet aircraft. Nothing new. आप सबने देखा होगा कि किस तरह से लैम्प्स में, स्टोव्स में केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है और जेट एयरक्राफ्ट में भी केरोसिन ऑयल यूज किया जाता है. So I hope you remember this point from the table we have already studied. Let's take question number 6. So question number 6 is write the uses of paraffin wax. Now we are on the same terms. ये भी हमारे टेबल में से ही उठाया गया है. तो पैराफिन वैक्स एज द नेम सजेस्ट इट्स अ टाइप ऑफ वैक्स. तो वैक्स का नेचर कैसा होता है हम सब जानते हैं. वैक्स इज यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स एंड वैसलीन बिकॉज हमारा जो टेक्सचर है वैक्स से डिराइव होता है, जो वैसलीन में होता है, कैंडल्स में होता है और कुछ ऑइंटमेंट्स में होता है. सब में तो नहीं होता बट कुछ में होता है. So this makes us clear with the uses of paraffin wax. Next question. How can bitumen be used? Again, bitumen was also a part of the constituents of petroleum table. Now let's quickly recall the uses of bitumen. Bitumen can be used for making paints and for surfacing the roads. Again, टेक्सचर, स्मेल जो उसकी होती है ना, आप रिलेट कर सकते हैं. जब आप पेंट्स खोलते हो या पेंट कहीं पे भी होते हैं तो आपको एक बहुत दूर से ही वियर्ड सी स्मेल आती है बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट. एंड ऑल्सो जहां पे भी रोड सर्फेसिंग होती है या रोड्स बन रही होती हैं आपको बहुत दूर से पता चल जाता है बिकॉज ऑफ दैट वियर्ड स्मेल विच इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मटीरियल बिटुमेन. अंडरस्टूड नाउ? सो यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको समझ आ रहा होगा सारे क्वेश्चंस करने पे. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज कोल? बहुत रफली, बहुत क्विक है ये बताने के लिए क्योंकि कोल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर में. तो कोल एक्चुअली में क्या है? इट इज अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट मेनली कंटेन्स कार्बन. ये कॉम्पोजिशन बेस्ड भी है. कंबस्टिबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होते हैं वो बर्न करते हैं, राइट? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कोल को डिफाइन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. राइट 2 यूजेस ऑफ कोल. अब ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि जब आपने कोल के फीचर्स बहुत क्लियरली समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, अब आपको बताना है कि उसको हम कहाँ यूज करते हैं. और उसमें एक वर्ड था कंबस्टिबल जो मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करके बताया था. So based on that feature, it is used as a fuel in homes and industries. It is also used as a fuel at thermal power plants for generating electricity. Please write it down if you don't know the answer. Though ये बहुत simple है क्योंकि उसका combustible nature है, इसीलिए हम उसको अलग अलग जगह पे use कर सकते हैं as a fuel. Got it? Now let's take question number 10. Name the gas that occurs over petroleum in reservoirs deep inside the earth. सोचो, जब हम सबकी प्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो आपको मैंने एक गैस भी डिस्कस करी थी और ये भी बोला था सबका प्रोटोकॉल सेम होता है फॉर्मेशन का, चाहे वो कोल हो, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो ये गैस हो. इट्स जस्ट दैट कहीं पे आपको कोल प्रोड्यूस होता है, कहीं पे पेट्रोलियम होता है और कहीं पे ये गैस होती है डिपेंडिंग अपॉन कितने ईयर्स का टाइम पीरियड है. Okay, so I hope answer is with you because that was only a natural gas which was left. जब हमने कोल पेट्रोलियम पढ़ा था उसके बाद natural gas was preferred in terms of using coal and petroleum. ये एक थोड़ा cleaner version है, ये एक थोड़ा better version है क्योंकि इससे pollution कम होता है. Let's take next question. You have to expand. That means you have to give the full form of PCRA. This is something which is going to enhance your knowledge, test your knowledge. So I hope आप में से सबको इसका full form पता है because it's much obvious that it is related to petroleum. So P stands for petroleum, C stands for conservation, R stands for research and A stands for association. So it's called Petroleum Conservation Research Association. I hope it's clear to you. If you are not aware of this term, please make a note of it. Let's move to next question. Name 2 fractions of petroleum which are used as fuel. So fractions of petroleum का मतलब जो भी हमारी refining के बाद products आए थे उसमें से आपको कोई भी 2 products लिखने हैं जो कि
फ्यूल के तौर पे यूज किए जाते हैं. सो अगेन वेरी सिंपल, बिकॉज हम बहुत ही ज्यादा उनको डेली लाइफ में यूज करते हैं. एंड इट दे आर पेट्रोल और डीजल, राइट. बहुत से लोग पेट्रोल पे डिपेंडेंट हैं और बहुत से लोग डीजल पे हैं, और जिनके पास ज्यादा गाड़ियां हैं घर में वो दोनों पे डिपेंडेंट है, राइट. क्योंकि लोग सोचते हैं कि अगर बहुत लंबे डिस्टेंस पे जाना है तो पेट्रोल इज एक्सपेंसिव दैन सीएनजी, diesel, sorry. So they choose a vehicle which is run on diesel. अगर डीजल के प्राइसेस जो हैं वो पेट्रोलियम से मोस्टली कम ही होते हैं. So this is something which is a choice by people. So let's move to the next question. What kind of pollution is caused by the burning of fossil fuels? टाइप, काइंड, आपको पोल्यूशन पे स्ट्रेस देना है यहाँ पे. तो किस तरह का पोल्यूशन होता है जब भी आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो? इज इट रिलेटेड टू वाटर, इज इट रिलेटेड टू एयर, और इज इट रिलेटेड टू लैंड? सो व्हाट शुड बी द आंसर? एयर. वाई? बिकॉज जितने भी बर्निंग के बाद एमिशंस होते हैं वो सारे हमारी एयर में जाते हैं, एंड हेंस इट इज कॉजिंग air pollution. Let's start with question number 14. Name the elements present in coal. So you also studied about the elements that are making up coal. So let's quickly recall them. It's carbon, oxygen, and sulfur. Okay? So these are the elements which are present in coal. Next we have the 4 varieties of coal you have to answer. So आप जो भी वेराइटीज आपने पढ़ी हैं इन द डिस्कशन पार्ट, वो सारी वेराइटीज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच वाज प्रेजेंट इन द कोल, उसी की मेन कैटेगरीज हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द 4 कैटेगरीज. इट्स पीट, इट्स लिग्नाइट, इट्स बिटुमिनस एंड इट्स एंथ्रेसाइट. सो इन सब में जो हमारा कार्बन कंटेंट है वो वेरी करता है, एंड उस पे ही डिपेंडेंटली उनकी प्रॉपर्टीज हैं और उनके डिफरेंट यूसेजेस हैं. Let's move to question number 16. Name the process of conversion of wood into coal. तो कौन सा प्रोसेस है जहां पे हम वुड को कोल में कन्वर्ट करते हैं? You just have to name the process, that's it. And if you remember, जब हम conceptual understanding कर रहे थे, that was called carbonization. क्योंकि wood एक abundance है कार्बन का, तो हम एक्चुअली में उसी से कन्वर्ट करते हैं उसको कोल में by decomposition process. यही पढ़ा था कोल कैसे फॉर्म होता है. burial of these parts under the surface of the earth for millions and millions of years. So this is how carbonization converts woods into coal. Let's talk about question number 17. Mention the temperature at which destructive distillation of coal is done. So you have to tell the temperature जहाँ पे हम destructive distillation of coal करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स डायरेक्टली मिल जाते हैं, बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, जो फिर से हमारे पास अलग अलग पर्पसेस के लिए यूजफुल रहते हैं. सो बेसिकली आपको यहाँ पे टेम्परेचर बताना है, एंड इफ यू रिमेंबर द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन. अगर आप भूल गए हैं, यू कैन गो बैक टू द वीडियो एंड सी द प्रोसेस एंड मार्क एवरीथिंग फ्रॉम देयर. Now, let's take question number 18. Write the full form of LPG. I hope आप सब बिना सोचे बिना समझे ये आंसर फटाफट लिख सकते हो, क्योंकि हम सब LPG से बहुत ज़्यादा familiar हैं. And the full form of LPG is liquefied petroleum gas. All right. Now, talk about the next question. Where and when was the world's first oil well drilled? This is just to enhance your knowledge. हमने इतना सब कुछ पढ़ा है ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में, किस तरह से हम नेचुरल गैस को ड्रिल आउट करते हैं, राइट? किस तरह से कोल पेट्रोलियम डिराइव होता है. सो ऐसी चीजें कि सबसे पहली कहाँ हुई थी या कहीं कोई स्पेशल इंसिडेंट हुआ था, दे आर जस्ट बूस्टिंग अप योर नॉलेज. सो हियर ऑल्सो व्हेन एंड वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल्ड इज Pennsylvania, USA in 1859, right? So you all can write it down. You should know this. Something to know that yes, सबसे पहले ये US में हुआ था and the year was 1859. Let's move to question number 20.
Which gas is produced when coal is burnt in air? Think about the process and then try to answer the question. You have to name the gas which is produced when coal is burned in air. अब हमें इतना तो पता चल गया है कि अगर हम इनको बर्न करते हैं तो जो भी emissions होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं और वो एयर के लिए अच्छे नहीं है. दैट्स वाई दे कॉजिंग एयर पोल्यूशन. सो वो ही एक मेजर हिंट है आपके लिए because they are emitting carbon dioxide, and you know carbon dioxide is responsible for producing global warming, right? Let's move to question number 21. None of the fuels is clean fuel. Why? Justify करो. हम किसी भी फ्यूल को क्लीन फ्यूल नहीं बोलते हैं. इसका क्या आंसर होना चाहिए? क्लीन फ्यूल कब होता है? क्लीन का मतलब यही है कि कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई हार्मफुल एमिशंस नहीं होंगे. बट आपको लगता है कि इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा फ्यूल है जिसको हम बर्न भी कर रहे हैं और कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं हो रहा? सो दिस इज नॉट ट्रू. ऑन बर्निंग एवरी फ्यूल रिलीजेस एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब अगर मैं बाकी सारी गैसेस या एमिशंस को छोड़ देती हूँ, स्टिल कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी ही होगी, which causes greenhouse effect, and that is the major concern of environmental changes. So thus none of the fuels are considered to be clean fuels. बहुत ही सिंपल आंसर था, लॉजिकल आंसर था, आफ्टर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर. नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? ये उन टाइप्स में से है जहां पे आपने उनकी डिफरेंट वेराइटीज पढ़ी थी. सो अकॉर्डिंग टू यू which is the purest form of carbon? Coke. ठीक है? So please make a note कि coke is the purest form of carbon. Question number 23. Give two characteristics of coal. Very simple. जब हम सारों के फीचर्स लिख रहे थे तो हमने कोल का भी फीचर लिखा था based on the composition structure जो भी आपने पढ़ा या उसकी appearance. So we consider that coal is as hard as stone and is black in color. I hope you all agree to this because ये दोनों characteristics physical characteristics हैं, right? So this is very simple, nothing very difficult to understand. Name the places where natural gas is found in our country. This you should know क्योंकि जब आप प्रोसेसिंग पढ़ लेते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे जोन्स हैं हमारी कंट्री में जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेस, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है, तभी तो ड्रिलिंग और बाकी सारी प्रोसेसेस फर्दर लेवल पे जा सकेंगे. अगर आपको ये ही नहीं मालूम कि वो कहाँ अकर करेंगे, हाउ विल यू स्टार्ट द प्रोसेस? सो इट्स त्रिपुरा, राजस्थान, Krishna Godavari Delta, Maharashtra, and you can explore more of them for your general knowledge to know where they are actually being done in our country. Now let's take the next question. What are petrochemicals? We are very familiar with the term petrochemicals now क्योंकि हम ये पहली बार इस चैप्टर में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट हम इसे पहले भी कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं because of the various applications it have. So petrochemicals are the substances obtained from petroleum and natural gas. ये definition based on this chapter है क्योंकि यहाँ पे हमें ये पढ़ा है कि ये ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से. सो आई होप टिल नाउ सारे क्वेश्चंस बहुत ही जनरल हैं एंड दे आर हेल्पिंग यू टू एक्चुअली रिकॉल हमने कौन कौन से टॉपिक्स पॉइंट्स पढ़े थे. Now let's talk about question number 26 and they're talking about what is CNG. CNG is dash. Quickly tell me. It is the short form of compressed natural gas. क्योंकि हमने natural gas के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ा है और उसको consider भी करा है बाकी कोल पेट्रोलियम से कि वो थोड़ा better है usage में, less polluting है. तो compressed natural gas उसको तब बोला जाता है जब हम उसको एक रेशो में कंप्रेस करके यूज करते हैं, राइट? सो इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट आर द यूजेस ऑफ सीएनजी? ये भी आपके लिए न्यू नहीं है बिकॉज इट्स एन एवरीडे एप्लीकेशन. एज आई मेंशन्ड अर्लियर, आप नहीं भी करते होंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप सुनते हो अपने आसपास. सो सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन. इट इज now being used as a fuel for transporting vehicles
because it is less polluting and it is a cleaner fuel. तो उसका usage थोड़ा widespread हो गया है. People prefer to use CNG more than petrol. Question number 28. Name 3 constituents of petroleum and their uses. तो petroleum के बारे में इतना सब कुछ पढ़ लिया, उसके constituents पढ़े, तो आप कोई भी 3 ले सकते हो और उनके uses लिखने हैं. So it is not restricted. I have taken petrol, paraffin wax and diesel. आप बाकी सारे constituents के बारे में भी लिख सकते हो. So as I talk about petrol, it is used as a motor fuel and for dry cleaning. Paraffin wax is used for making ointments, candles, Vaseline. Diesel is used as a fuel for heavy motor vehicles and electric generators. So please pen it down and there's no harm अगर आप bitumen या किसी और के बारे में लिखना चाहते हैं, you're most welcome. Let's move to question number 29. Explain about coal tar. Coal tar ये कहाँ आया था? जब हमने coal formation करी थी और हमने destructive distillation of coal किया था. So coal tar was one of the results. So what is that? It is produced when the gases are evolved due to heating of coal in water. It is a black colored, thick, viscous liquid. It has an unpleasant smell and we can get benzene, toluene, naphthalene, phenol, etc. from coal tar. कोल टार का मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, जब रोड्स बन रही होती हैं, ब्लैक कलर का विस्कस लिक्विड आपने देखा होगा जिसकी बहुत ही वियर्ड स्मेल होती है, आपको बहुत दूर से पता चल जाता है कि रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे कोल टार का यूज किया जाता है. एंड टू योर सरप्राइज आप देखेंगे पहले हमने कोल से शुरू किया, कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ तो उससे हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स मिले. अब उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनफैक्ट कोल टार से भी हमें बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं जिनका अलग एप्लीकेशन है. सो दिस इज साइंस, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी गेट कोल एंड हाउ इट इज फॉर्म. सो स्टोरी पीछे से शुरू करनी है अब हमें कि कोल कैसे बना था, कैसे फॉर्म हुआ. हमारी स्टोरी वही है, किस तरह से डीप बिलो द सरफेस वी गेट कोल. And what actually is happening, it is formed by the slow decomposition of dead trees and other vegetable matter buried deep inside the earth's crust under high pressure and temperature. Millions of years लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में because ये सारा बायोडिग्रेडेबल स्टफ जमीन के नीचे अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर डिकम्पोज होता रहता है तब तक जब तक हमें कोल ना मिल जाए. So this is how we get coal and this is how it is formed. Let's move to next question. Now we are starting with the series of MCQs. So the first is which of the following is a renewable source of energy? बहुत ज़्यादा बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में एंड तक, इसीलिए जब भी मैं रिन्यूएबल फॉर्म बोलती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, तो आपको भी ऐसे ही सोचना है. So out of the 4 options, what do you think is the renewable form? Coal, water, petroleum or natural gas? And we have a very sure answer and the answer is water. Let's take another example. Which is the best type of coal? Anthracite, lignite, peat, bituminous. जब हमने टाइप्स पढ़ी थी हमने ये पढ़ा था कि इन सब का डिफरेंशिएशन पार्ट ही कंटेंट ऑफ कार्बन है, तो जिसमें इनमें से किसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होगा वो ही बेस्ट टाइप ऑफ कोल होगा. एंड टू आवर नॉलेज द करेक्ट आंसर इज एंथ्रासाइट बिकॉज दैट हैज द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ कार्बन. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन or both propane and butane. So according to you, what is the correct answer? यहाँ पे आप थोड़े confuse हो सकते हैं, right? But confusion होने की बात नहीं है. The correct answer for that is both B and C. That means the main constituents of LPG is both propane and butane, not any one of them. Both are the main constituents. Which of the following minerals is present in coal? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑल ऑफ दीज. कोल में कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं या सारे के सारे प्रेजेंट हैं? थिंक एंड आंसर, एंड द करेक्ट आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज. It is not restricted only to hydrogen.
or sulfur or oxygen. All of them are present in the coal. I hope it's clear and simple. Let's move to the long answer type questions now. The burning of fossil fuel causes air pollution. Explain. Now, when you are explaining this, आपको पूरी कहानी बतानी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा फॉसिल फ्यूल्स क्या है. मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये लॉन्ग आंसर का टाइप क्वेश्चन 5 मार्क का है और 3 मार्क का है. तो आपको पहले बताना होगा कि वो बनते कैसे हैं और फिर बनने के बाद आपको बताना होगा कि उनके बर्न करने पे उनकी एमिशंस क्या होती हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है. सो लेट्स स्टार्ट. The burning of coal produces gases like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, etc., which can lead to undesirable changes in climate due to increased greenhouse effect. Now, here the important terms जो आपका examiner will look for is आप कौन कौन से गैसेस मेंशन कर रहे हो जो वो रिलीज करते हैं और कौन सा इफेक्ट है जो होता है उनके एमिशन की वजह से, बिकॉज दिस इज not desirable. Burning of petrol in automobiles produce carbon monoxide, sulfur dioxide. These pollutants are harmful for human beings and living organisms, which causes breathing problems and skin diseases. तो चाहे वो कोल हो चाहे वो पेट्रोलियम हो, दोनों के बर्न करने से कौन कौन से एमिशंस होते हैं और क्या क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. सो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. I hope now it's clear. How is the energy useful to us? Explain. Energy क्यों useful है ये आपको explain करना है. तो energy हमारी normal energy की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम fuel energy की बात कर रहे हैं. तो जब ये chapter, क्योंकि ये chapter fossil fuels पे है, so understand this energy is related to fossil fuels and उनकी burning. So we need energy of fuels to generate electricity and to run vehicles. इस सब के हम सब गवाह हैं, साक्षी हैं, क्योंकि हमने हर चीज में जब यूजेस पढ़े हर जगह में एक पॉइंट तो ये होता ही होता था, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और टू रन व्हीकल्स. टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर्स, एक्सेट्रा. We need energy to cook our food and other domestic uses. All the factories, industries, agricultural devices depend on power supply to run the machines. तो आप देखो कौन कौन से zones कवर हो रहे हैं. ट्रांसपोर्टेशन कवर हो रहा है, आपका डोमेस्टिक यूज कवर हो रहा है, आपका इंडस्ट्रियल यूजेज कवर हो रहा है. तो और कोई स्फेयर तो रह ही नहीं गया. हर कॉर्नर से हम इन पे डिपेंडेंट हैं एंड वी नीड देयर एनर्जी टू डू आवर वर्क, राइट. सो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. List the steps to conserve the resources. अब ये हमारा पार्ट 4 था जहां पे हम बार बार ये बात कर रहे थे उनकी पूरी डिटेल जानने के बाद कि किस तरह से एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट होता है, और अब हमें पता चल गया है कि एनवायरनमेंट पे ये इम्पैक्ट है, तो हम किस तरह से इन रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. सो वी शुड कुक आवर फूड ऑन लो फ्लेम, क्योंकि इससे एमिशंस, हार्मफुल एमिशंस कम होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हम अवॉइड नहीं कर सकते. खाना ना बनाए ऐसा तो होगा नहीं, तो आपको कंट्रोल करना है. डिवाइसेस दैट कंज्यूम लेस एनर्जी लाइक CFLs, LED लाइट्स शुड बी प्रेफर्ड. और ये हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि लोगों को भी फायदा है, ये क्रिएट करने में उनको भी फायदा है. एनर्जी आपकी उतनी ही है, आपकी पावर कम कंज्यूम हो रही है, तो व्हाई नॉट चूज दिस ऑप्शन. Instead of use of individual vehicles, use of public transport should be encouraged. Yes, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है और हमारे को भी फायदा होगा. सोलर और टाइडल एनर्जी शुड बी डेवलप्ड एंड एनकरेज्ड. यस, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली एनर्जी है, तो हमें और नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, इनोवेशंस लानी चाहिए जहां पे हम सोलर एनर्जी और टाइडल एनर्जी का ज्यादा यूसेज कर सकें. Dams should be used to generate electricity instead of burning coal or petroleum. Very important point, क्योंकि इनके emissions again will be very toxic and harmful. So rather than burning them, we should create dams to generate electricity. हमें उन्हें waste नहीं करना चाहिए इस पे, ठीक है. So इन सब से आपको ये पता चलता है कि हमारे नेचर में भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिन पे हमें और वर्क करना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, ताकि हम लोग इन पे डिपेंडेंट ज्यादा ना रह सके. सो स्टूडेंट्स, आई होप
ये एक्सरसाइज का पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, आपको बहुत हेल्प मिली इससे एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन and it will really be beneficial for you in your exams. So hope to see you soon. Till then, bye bye.